गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि फैसला कुछ दिन तक ना सुनाया जाए। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। एवनफील्ड रेफरेंस, फैसले में सिर्फ एक रोज बाकी। जेल जाने के लिए तैयार हूं, मरीम नवाज का बयान। साफ पानी करप्शन स्कैंडल में मियां शहबाज शरीफ से नैब की 2 घंटे तक पूछगुछ। इलेक्शन तक किसी उम्मीदवार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, नैब का फैसला। क्या मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज पाकिस्तान वापस आएंगे? पूछेंगे तज्जियाकार अम्मार मसूद से, तज्जियाकार ओवैस तौहीद से और माहिर कानून राजा आमिर अब्बास से। वेलकम टू द शो। एक जानिब इलेक्शन में सिर्फ 20 रोज बाकी हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन मुकदमे एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले में भी अब सिर्फ एक रोज बाकी है। ये फैसला न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पाकिस्तान की सारी सियासत पर ही असरअंदाज होगा। मियां नवाज शरीफ ने कुछ देर कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि तसाब अदालत से कि ये फैसला चंद रोज के लिए मौखर कर दीजिए। दरख्वास्त की उन्होंने। इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून की क़यादत को करप्शन के इल्ज़ामात और मुकदमात का सामना करना पड़ा है। साफ पानी करप्शन स्कैंडल में मियां शहबाज शरीफ से नैब ने आज 2 घंटे तक पूछगुछ की, जबकि तसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज को फैसला सुनाने के लिए तलब कर लिया है। इस वक्त जो मुल्क की सियासत है इसमें बहुत सारे अहम सवालात हैं, क्योंकि बैकग्राउंड अगरचे ये मुकदमा बड़ा अरसे से चल रहा है, लेकिन अब हम बिल्कुल इलेक्शन के करीब आ चुके हैं। सो जो सवालात हैं वो कुछ यूं हैं। क्या मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज की गैर मौजूदगी में ये फैसला सुनाया जा सकता है? एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला क्या हो सकता है? नवाज शरीफ और मरीम नवाज बरी होंगे या सजा होगी? अक्सर एनालिस्ट इसके बारे में डूम एंड ग्लूम ही प्रेडिक्ट करे हैं, जैसा कि हमने कल भी कहा था, लेकिन वी डोंट नो। सो ये एक सवाल है। इस फैसले के मुस्लिम लीग नून और इलेक्शंस पर क्या असरात होंगे? जबकि एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से मरीम नवाज शरीफ ने ये कहा कि जेल जाने के लिए तैयार हूँ, जब ऐसे काम का झंडा उठा लिया जो 70 साल में किसी ने नहीं किया तो डरना क्या। आखिरी गेंद तक मुकाबला करना चाहिए और हम करेंगे। जिस तरह ट्रायल किया गया है सबके सामने है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। 100 के करीब पेशियां भुगती, अब भी वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। दूसरी जानिब नैब ने आज एक अहम फैसला किया और वो ये है कि इलेक्शन तक किसी उम्मीदवार को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नैब के इस फैसले की क्या अहमियत है? इस हवाले से बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या अगर मुझे सजा होने वाली है और मैं इलेक्शंस में खड़ा हो जाता तो क्या मुझे नैब नहीं पूछती या मुझे वो सजा से मैं बच जाता? इज दैट इवन फेयर कि आप ये डिसाइड करें? मगर दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज की आवाज़ें उठती हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमारे इलेक्शंस पर असरअंदाज हो रहे हैं। सो वो भी मद्देनजर रखने वाला मामला है। आज इस पर हम ना सिर्फ एनालिसिस लेंगे बल्कि जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि आप इलेक्शन बिल्कुल सामने खड़ा है, उसके रिजल्ट पे कितना असर हो सकता है इस फैसले का। आई विल स्टार्ट यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम अम्मार मसूद साहब। सबसे पहले तो लीगली तो मैं पूछूंगी, हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं, बट डू यू थिंक क्या किसी की एक प्ली से, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है चाहे कोई भी हो, क्या किसी एक प्ली पर फैसला मौखर हो सकता है? पहली तो बात यह है कि जो आपने बात की उसकी तस्हीह बहुत ज़रूरी है। ये वो मुल्क है जहाँ पे कानून सबके लिए बराबर नहीं है। अभी आपने नवाज शरीफ साहब की प्रेस ब्रीफिंग सुनी है और उसके अंदर उन्होंने जो दरख्वास्त की है वो चंद बातें उसमें से करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर ये दरख्वास्त की है कि मेरी अहलिया बहुत बीमार हैं एंड वी ऑल नो दैट। तो इस फैसले को मौखर किया जाए एंड रीज़न कि वो चाहते हैं कि मैं खुद आकर अदालत में पेश होकर उस फैसले को सुनूं। दूसरी बात जो हम उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूँ जो भाग जाऊँ। ये उस आपके सवाल का जवाब है कि यहाँ पे इंसाफ किस तरह दिया जाता है। किसी शख्स को 100 पेशियाँ भुगताई जाती हैं और किसी शख्स के बारे में किसी अदालत की जुर्रत नहीं है कि वो एक रात भी जेल में गुजार सके, बेशक उसने इस मुल्क का आइन तोड़ा हो। तीसरी बात जो अहम आज के गुफ्तगू में थी वो ये थी कि मीडिया पर जिस तरह
पाबंदियां लगाई जा रही हैं और ये सब हमें पता है, हम सबको पता है कि जिस तरह जंग को, जियो को बैन किया गया, डॉन की जो सूरत हाल की गई, और फिर अब बहुत से सहाफ़ी हैं जिनके लिखने पे पाबंदी है, कॉलम नहीं छप रहे, मेरे अपने कॉलम बहुत सारे रिजेक्ट हुए हैं, ट्वीट्स पर, रीट्वीट्स पर पाबंदी है, एक दफ़ा ISPR में दिखा भी दिया गया और इन सारे सहाफ़ियों को एंटी स्टेट भी करार दे दिया गया। इसके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी तशवीश है और फिक्र है इस बात की कि हमने ये आज़ाद मुल्क बनाया था, हम किसी और के गुलाम हो जाएं तो ये मुनासिब बात नहीं है। दुनिया का मीडिया, दुनिया का थोड़ी सी जनरल बात करती, क्योंकि 70 साल में नवाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत में भी एडिटर्स को जेल में डाला गया था, उनके कहने पे रेजिग्नेशन भी देते रहे, तो वो भी शामिल रहे हैं। लेकिन ठीक है, आज के तनाजुर में, आज के तनाजुर में जो हम बात करें, और मैं बिल्कुल ये डिफेंड नहीं कर रहा कि नवाज शरीफ साहब शुरू से बहुत डेमोक्रेट थे, बिल्कुल नहीं थे। ग्रेजुअली इस प्रोसेस में जाकर उन्होंने सीखा है, एंड द टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री वाज, अभी भी डेमोक्रेट हैं कि नहीं है, बिकॉज उनकी अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन दैट्स योर ओपिनियन। ठीक है, मैं नहीं, डेमोक्रेसी इसलिए है कि देखिए जो नवाज शरीफ ने नैरेटिव एक्सप्लेन करना शुरू किया लोगों को, वो लोगों के दिल में घर कर गया, वो बात लोगों को समझ आना शुरू हो गई कि जब आप अपनी तारीख देखते हैं कि यार सारे 70 साल में जितने वजीरे आजम आए, जो सर्वे के रिजल्ट्स आए हैं उसमें तो डिक्लाइन आया है PMLN की पॉपुलैरिटी में, तो नैरेटिव कैसे सेट करेंगे? नहीं देखिए, अगरचे अभी भी मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, मैंने वो सर्वे बहुत अच्छी तरह पढ़े हैं। उस तमाम में जो एक अहम बात है कि पंजाब में आपको PMLN सबसे मकबूल जमात है, परसेंटेजेस का फर्क हो सकता है, ये हर सर्वे में है। दूसरी बात उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि उन्होंने कहा कि फेडरल में इमरान खान की पजीराई बढ़ रही है, पंजाब इन्हीं के पास रहेगा। अब ये याद रखिए, सर्वे सैंपल साइज पे बेस होते हैं, इनका सैंपल साइज बहुत अच्छा है, 2 लाख का सैंपल साइज बहुत अच्छा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेबल जरूरी नहीं है कि 22 करोड़ की पॉपुलेशन पे हो सके। मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान कैसे नेशनल लेवल पे पजीराई हासिल कर रहे हैं, जबकि आपने देखा है कि KPK में उनकी हालत बुरी है, गवर्नर्स का हाल बहुत बुरा है। पंजाब बार बार सर्वे ये कह रहे हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की ही अहमियत रहेगी। कराची में ना PMLN है ना PTI है, बलूचिस्तान में बाप के अलावा कोई नहीं है, तो कैसे नेशनल लेवल पे नहीं बाप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। really like you to explain this, मैं इस पे आऊंगी क्योंकि ये भी पूछूंगी और जीप का भी पूछूंगी साथ ही कि कौन है वो, बट आई विल कम टू यू, क्योंकि सवाल अभी सादा हम ये करें आमिर साहब कि अगर मैं कहूँ या फर्ज करें हमारे कैमरामैन कहें या कोई और शख्स कहे या नवाज शरीफ साहब कहें हमें सजा होने वाली है कि अभी कुछ दिन रुक जाएं, तो ये कानून क्या कहता है? कानूनी तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने की है, उसका क्या असर होगा? फरिया, इसमें देखिए कि कानून में जब ट्रायल कोर्ट में एक ट्रायल का एक डिफाइन किया हुआ है कि जिस दिन से चार्ज फ्रेम होता है और जिस दिन इनका वकील जो उनसे है वो अपना आर्ग्यूमेंट्स खत्म कर लेता है, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स, तो इसको कहते हैं द ट्रायल हैज बीन कंक्लूडेड। और देयर इज एन सेक्शन 366 इन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसमें जजमेंट के बारे में लिखा हुआ है, और वो कहता है कि व्हेन द ट्रायल इज कंक्लूडेड द कोर्ट शैल इन्फॉर्म the accused person about the date and time of announcement of judgment. Trial खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। अब अदालत ने सिर्फ बताना है कि फलानी तारीख को आप आ जाइए, आपका ये हम फैसला सुनाएंगे। अदालत ने इन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, क्योंकि जिस दिन अदालत ने ये कहा कि आप इस तारीख को आइए, इनके लॉयर मौजूद थे, उनकी अटेंडेंस लगी हुई है। उसके अलावा इन्हें नोटिस भी दे दिया गया, इनके इल्म में आ गया। अब सिर्फ उन्होंने सुनाना है। अब उसी सेक्शन 366 की सब क्लॉज 3 है, वो कहती है कि आप उनको नोटिस दे दें, और अगर वो नहीं आते, इफ दे आर नॉट प्रेजेंट, दिस वुड नॉट इनवैलिडेट द जजमेंट। ये कानून में क्लियर लिखा हुआ है कि वो जजमेंट को इनवैलिडेट नहीं करेगी। जजमेंट अपनी जगह है, अब आना ना आना इनकी मर्जी है, ठीक है। और हमने ये देखा है, मुझे भी अब तकरीबन 30 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, कि मुल्जिम को जिस दिन फैसला होता है उस दिन की सबसे ज्यादा उसके अंदर होता है, उसे अगर 5% भी उम्मीद हो कि मेरे हक में फैसला आ जाएगा, मेरा केस मजबूत है, तो अल्लाह ताला से दुआएं करता हुआ अदालत में सुबह से बैठा होता है कि जी फैसला सुना दीजिए। लेकिन जहां पे मुल्जिम को उसकी लीगल टीम ये बता दे कि जनाब ये ट्रायल हमने चला लिया है, इस केस में तो ये चीजें थी, हमने एक डिफेंस विटनेस नहीं दिया, हमने कोई एविडेंस नहीं दिया, हमने
ओथ पे स्टेटमेंट भी नहीं दी, तो यकीनन 100% नहीं 200% सजा होती हुई नजर आ रही है। ये उनकी लीगल टीम जब उन्हें कहेगी तो ऑब्वियसली वो इस केस को डिले करना चाहते हैं। दिस इज अ डिलेइंग टैक्टिक्स। अब बात आ गई कि क्या अदालत इसको मानेगा? बिल्कुल कतन अदालत इस चीज को नहीं मान सकती कि ये किसी कानून में इस चीज की इजाजत नहीं कि जनाब आप रुकिए, फैसला मत दीजिए, मैं आ रहा हूं, और कोई डेट भी नहीं दे रहे। ठीक, उन्होंने उसको मशरूत कर दिया है कि जब वो वेंटिलेटर से हटेंगी, यू नो के वेंटिलेटर में महीनों लोग रह सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इट्स ऑब्वियसली कि दे आर अवॉइडिंग कि उन्होंने कोर्ट में पेश नहीं होना है इस 6 तारीख को। अब एक थोड़ा सा मैं ऐड करता जाऊं, जैसे मेरे भाई ने कहा कि जी उनका नैरेटिव बड़ा बिका है और लोगों के दिल में घर कर रहा है। काश वो उनके भाई के दिल में घर कर लेता, वहां पे वो नैरेटिव नहीं आ रहा। काश वो उनके जो सबसे सीनियर पार्टी के रहनुमा थे चौधरी निसार साहब, उनके दिल में वो घर करता, ज़हीन कादरी साहब के दिल में करता, और बेतहाशा इनके पार्टी की लीडरशिप है जो उस नैरेटिव से नाराज होके इनसे अलहदा हुई। तो अब वो नैरेटिव शायद हर दूसरे रोज चेंज होता हुआ अभी हमें नजर आ रहा है। और अब ये जब कन्विक्शन हो जाती है तो उसके बाद अगर ये बाहर बैठ के वो नैरेटिव सेल करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक शख्स जिसको अदालत ने सजा दे दी और इन्हें एक टेक्निकल इशू बड़ा इंपॉर्टेंट फेस करना पड़ेगा। वो ये है कि अगर ये नहीं आते पाकिस्तान में और सजा उस दिन अनाउंस हो जाती है, अगर मैं कह रहा हूं, तो ऐसी सूरत हाल में दे वुड लूज देयर राइट टू अपील। ये फिर अपील नहीं कर सकेंगे। एक शख्स जो अदालत में हाजिर नहीं होता उसको अपील का राइट नहीं है किसी किस्म का, और अगर इन्होंने अपना अपील का राइट फॉर गो कर दिया तो उसके बाद ये लोग से 2 days 3 days इतना भी नहीं उनको बेल वगैरह। देखिए 2 days अदालत एक ट्रेंड को देखती है ना, अदालत एक देखती है कि ये आ किस तरीके से रहे हैं। अगर वो ये करते हैं कि जी ठीक है मैं रुक जाता हूं, या हम में से एक शख्स रुक जाता है, एक जा रहा है वहां जाके अपनी बोनाफाइडी दिखा रहा है कि जी देखिए मैं आ गया हूं, तो उसके बाद आप 2 रोज रुकिए। तब तो जब कोई भी नहीं आ रहा, वो दामाद साहब भी नहीं आ रहे, उनको ये कहा गया दामाद साहब भी नहीं आ रहे, जारी है अगर तो फिर कैसे वो आ जाए? अगर लेट्स से कि जैसे डराया जा रहा है कि जेल जा सकते हैं, खुद भी उन्होंने कहा मैं जेल जा सकते हैं, मरियम साहब ने कहा मैं रेडी हूँ जेल जाने के लिए, तो अगर उनको ये उम्मीद है या ये खदशा है कि जेल जा सकते हैं तो फिर क्या आएंगे वो? Will you advise them कि वो आए पाकिस्तान if you were their lawyer? If I was their political worker, तो मैं तो कहूंगा बिल्कुल आप आइए, आपकी इतनी बड़ी जमात है, ये बड़े 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 लीडर्स हमने देखे हैं जेलों में जाते हुए, और लीडर्स कभी जेल से घबराते नहीं। एंड इफ आई वाज अ लॉयर तो मैं उनको एक बात जरूर कहता कि आपकी मौजूदगी जरूरी है, बिकॉज इफ यू लूज योर राइट टू अपील, ये तो अभी पहली अदालत है, हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, अगर आपने वो रास्ता बंद कर दिया तो ये तमाम चैप्टर्स क्लोज हो जाएंगे और आप ज्यादा प्रॉब्लम में। ओके ठीक है, थैंक्स फॉर दिस एडवाइस। आई होप कि नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहब कोई हमारे प्रोग्राम का क्लिप जरूर दिखाए। आई कम टू वेस्ट तौहीद साहब, एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं तौहीद साहब, देन विल कम स्ट्रेट टू यू। वेलकम बैक अवैस तौहीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। ये फैसला आने जा रहा है और जो अभी आमिर साहब ने मंजरनामा खींचा उससे लग रहा है कि ये प्ली से तो रुकने वाला नहीं है। क्या लग रहा है आपको? मरीम नवाज साहबा कह रही है मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, पहले भी नवाज शरीफ साहब ये प्रेडिक्ट कर चुके हैं, खुद उनको लग रहा है कि फैसला उनके खिलाफ आएगा, आपको क्या लग रहा है? पर ये देखिए, समझने की बात यह है कि जब से JIT की तश्कील हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने JIT की तश्कील दी थी, उस वक्त से ये कानूनी मुकदमा नहीं लड़ रहे नवाज शरीफ साहब या उनके ख़ानदान के अफराद, ये एक सियासी मुकदमा लड़ रहे हैं और एक सियासी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और नैब की अदालत के अंदर भी जो इनकी 96-94 जो पेशियाँ हुई हैं उसके जाते हुए भी और आते हुए भी एक सियासी मुकदमे का पेश लफ्ज़ बना के जाते हैं, और उसको फिर बाद में पंजाब हाउस के अंदर या फिर लंदन के अंदर या जाती उमरा के अंदर उसे सहाफ़ियों के साथ जो है उसको फिर मज़ीद उस पर जो है वो एक मेरे ख्याल में उसको तक़वियत बख्शते हैं जलसों के अंदर। तो ये एक सियासी मुकदमा लड़ रहे हैं। कानूनी नुकात पर कानूनी मुकदमा शुरू से कमज़ोर लगता है। जो इनके वकला हैं वो बहुत ही कॉम्पिटेंट
होंगे, ख्वाजा हारिस साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं और मजीद वकला, लेकिन उनको जो एक केस बना के दिया है, जो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक वीक मुकदमा, एक कमज़ोर मुकदमा पेश किया गया उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी और नैब की अदालत के अंदर भी। अब बात यह कि क्या ये कानूनी मुकदमा लड़ रहे हैं या सियासी मुकदमा लड़ रहे हैं। जब सियासी मुकदमा लड़ रहे हैं तो बयानात भी सियासी मजबरात के साथ होंगे और अदालत जो फैसले दे रही है उनको भी ये अंदाजा है कि उसके सियासी मजबरात हैं। तो हम और आप जो बात कर रहे हैं वो भी सियासी मजबरात के हिसाब से बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बात नहीं कर रहे, हम एक एंटी डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक होकर बात नहीं कर रहे, हम इसके एक सियासी मजबरात ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और वही आज का जो बयान है नवाज शरीफ साहब का, वो भी इसी बैकड्रॉप पे, इसी पस मंजर में देखना चाहिए कि उनके वो एक ऐसे दोहराए पे खड़े हैं इस वक्त, ज़ाती तौर पे भी और सियासी तौर पे भी, जहां पर उनको पाकिस्तान आना तो जब उनको मसला है और पाकिस्तान ना आना उनके साथ एक तजर्बा है माजी का, जब वो फौजी आमिर के साथ मुआहदा करके गए थे और उसके बाद टूट फूट हुई थी और काफ लीग बनाई गई थी या बनी थी। उनके लोग जो उनके शाना बशाना कई सालों से रह रहे थे उस वक्त, वो सब बिखर कर जो है वो काफ लीग में शामिल हो गए थे। तो उनको ये पता है कि वो अगर नहीं आएंगे तो उनकी पार्टी जो है वो मजीद कमज़ोर होगी, क्योंकि उनके भाई जो शहबाज शरीफ साहब हैं, मैं समझ रहा हूँ कि सियासी तौर पर एक सियासी तालिब इल्म के तौर पे जो उनका अभी हाल ही में बयान है आया है, वो उनकी मजबूती नहीं, वो उनकी जो है ताकत नहीं बल्कि कमज़ोरी जाहिर कर रही है। जब वो कह रहे हैं कि अगर हम अक्सरियत में हो भी तो कौमी हुकूमत की तश्कील देंगे, और मैं वो बयानिया भी नहीं लूँगा जो मेरे भाई का है। तो भाई अगर आप भाई और जो उनकी बेटी है साहबजादी मरियम नवाज साहिबा, उनके बयानिया को लेकर नहीं चलेंगे, जो आप अदलिया मुखालिफ बयानिया है या एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया है, सही गलत एक अलहदा, जो आपके साथ तज्जियाकार बैठे थे वो उसकी अलग तौजियात उन्होंने पेश की, हम उस पर बहस ही नहीं करें। जब आपस में इख्तलाफात है तो फिर पार्टी आगे कैसे चलेगी? तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब एक ऐसे दोहराए पर खड़े हैं। मैं चाहती हूँ अवैस तौहीद साहब कि आप इस पे भी बहस करें कि बयानिया किस हद तक कारआमद रहा या नहीं रहा, क्योंकि जो गैलप का सर्वे है, आम इलेक्शन में कौमी सतह पर नून लीग की मकबूलियत 26%, तहरीक इंसाफ की 25%, जबकि पीपल्स पार्टी की 60% है, और प्लस कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक कौमी सतह पर नून लीग की मकबूलियत 27%, तहरीक इंसाफ की 30%, जबकि पीपल्स पार्टी की 17% है। ये सर्वे रिपोर्ट्स तो दिखा रही हैं कि पिछले जो खास तौर पे, क्योंकि बयानिया पिछले साल या पिछले कुछ महीनों की बात है, एक पीटीआई को बूस्ट मिल रहा है और पीएमएलएन नीचे आई है। तो फिर बयानिया, जैसे कि बहुत से लोग ठीक है नहीं बिलीव भी करते, सर्वेस गलत भी साबित हुआ है अमेरिका के इलेक्शन की अगर तनासुर में देखें, लेकिन क्या नजर आ रहा है कि इस बयानिया, क्योंकि इम्तियाज आलम साहब का तज्जिया अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि अगर ये ना होता बयानिया तो ये और नीचे आ जाती इनकी अनपॉपुलैरिटी। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि बयानिया सेल किया कि नहीं? पर ये देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो सर्वेज होते हैं उनकी कितनी हैसियत है हमारे ख़ुद माशरे के अंदर, जहाँ पर 8-10% लोगों के पास जो है वो ATM कार्ड्स है। जब ये अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर 70 के करीब जो एग्जिट पोल्स सर्वेज थे वहाँ पे नहीं पेशन गोई कर सकी वहाँ की मीडिया और वहाँ के सर्वेज एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो सदर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बदकिस्मती उनके कदम चूमेगी कि नहीं चूमेगी अमेरिकियों के। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अभी भी काफी इफ्स एंड बट्स हैं फरिया, और वो है नवाज शरीफ साहब की वापसी के। देखिए जनूबी पंजाब की जो सीटें हैं, जनूबी पंजाब का तो अब ये लग रहा है कि वहाँ पे मैनेज हुआ है, या जो उन्होंने अपनी वफादारियाँ बदली हैं। हम ये बात करते रहे हैं कि ये दशक और ये खोसाज और ये मजारीज, ये इनकी तारीख रही है। ये ताकत को ये इख्तदार के साथ देते हैं, ये अपनी वफादारियाँ बदलते हैं और वफादारियाँ ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी धोखा करते हैं। तो ये तो इनकी जभी तो जनूबी पंजाब की एक किस्मत है कि ना वहाँ पे जो है गुर्बत ख़त्म हो रही है। अगर यही अवाम के नुमाइंदे जिनके कॉन्वॉय के अंदर 20-20 लैंड क्रूजर्स और 28-28 अल्सेशन कुत्ते बंधे होते हैं इनकी हवेलियों के आगे, ये जनूबी पंजाब का अलग सूबा बनाएंगे, ये जनूबी पंजाब की मुकद्दर बदलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो तो अलग हो गए। तो वो एक बहुत बड़ी चोट है इस वक्त
पंजाब का जो फैसला करेगी कि 272 के पार्लियामान के अंदर और वफाक की हुकूमत किस तरह तश्कील दी जाएगी अगर पंजाब से अक्सरियत नहीं मिलती, तो वहां पर पीटीआई का पलड़ा जनूबी पंजाब के अंदर बेहतर नजर आ रहा है, भारी नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो बाकी सीटें जो वस्ती और शुमाली पंजाब है उसके कभी भी पॉपुलर लग रही है ज्यादा जी, कहां जी बिल्कुल। और ये जो आप बयानिए की आप बात कर रही हैं, मैं समझता हूं कि बयानिया वो है जहां पर खतरात हैं, बयानिया वहां पर है जहां पर खानदान के अंदर आपस में इख्तलाफात हैं, बयानिया वहां पर है जहां पर खुद एक कमरा इम्तहान में डाल दिया है नवाज शरीफ साहब ने, जिनकी खुद तो पार्लिमानी सियासत जो है खो गई है, लेकिन साथ साथ में उन्होंने नून लीग की सियासत को भी कमरे इम्तहान में डाला है और अपने वोटर को भी, वो जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट था वोटर, वो जो जिस जगह से फौज जहां से तश्कील पाई जाती है जिस सूबे से, वहीं पर इनका रिवायती वोटर है। अगर ये जो खतरनाक खेल है अगर ये खेला इन्होंने मजीद, तो मेरे ख्याल में काफ़ी ख़तरनाक रुझान हम देखेंगे पंजाब के अंदर, और वो रुझान होगा कहीं ना कहीं तसादुम की तरफ, वो होगा कहीं ना कहीं टकराव की तरफ, और वो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा चाह रही हैं कि वो बयानिया हो और जिसकी बुनियाद पे वो वोट अपनी झोली में इकट्ठा करने जा रहे हैं। और वहीं पर मसला है बहुत बड़ा खड़ा हुआ मसला कि वहीं पर नून लीग की तारीख उसकी मुताबिकत नजर नहीं आती इस बयानिए के साथ चलने की आगे। ओके, जो एस्टेब्लिशमेंट आई थिंक हमने काफी इन डिटेल एक पहले भी प्रोग्राम में इसको डिस्कस किया था कि नून लीग का ट्रेडिशनल वोटर कैसा था और अब कहाँ तब्दीली आई, बट दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। एक बात जो, और हमने इसमें कई दफा कहा भी कि बीमारी पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोर्ट के तनाज़ुर से देखें, और मैं पूछूंगी कि लीगली इसकी क्या इम्प्लीकेशन है आमिर साहब से, बट पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा सवालात भी उठाए गए। फिर खुद पीटीआई के कुछ सीनियर लोगों ने भी कहा कि ना आप प्रोपेगेंडा करें, मगर बीमारी जो थी कुलसूम नवाज साहिबा की, उसका कितना इम्पैक्ट जाएगा कंपैशन के ऊपर, कोर्ट के ऊपर? देखिए, जिस तरह इस मौजू पर सियासत की गई है और जितनी रकीक बातें की गई हैं, ये इस माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है। जब कोई शख्स इस कैफियत में होता है और उसका सारा, वो शख्स वेंटिलेटर पे जिंदा होता है, उसका सारा ख़ानदान, दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार वो उसकी हालत देखकर मर चुके होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जिस तरह की गुफ्तगू की गई है इस मौजू पे, मैं बड़ी इज्जत करता था एतजाज़ अहसन साहब की, लेकिन जिस तरह के रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं और पीटीआई की तरफ से कुछ दिए गए हैं, याद रखना चाहिए कि इमरान खान साहब ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, अपनी वालदा के नाम पे बनाया, नवाज शरीफ साहब ने उनको ज़मीन दी, 50 करोड़ रुपया दिया, और बिल्कुल सही किया, देना चाहिए था। हमारी अखलाकी और समाजी तरबियत ये बताती है कि ऐसे मौक़ों पे लोगों का एहतराम करना चाहिए, उनकी दिलजोई करनी चाहिए। मैं आपको जिस तरफ ब्रेक में आपने बात की, मैं वो बात भी करना ज़रूर चाहता हूँ। मैं इसलिए इस बात पर बहुत वसूख से बात कर सकता हूँ कि मैं खुद सफ़र हूँ। मेरी जो पहली अहलिया थी वो नाबीना थी 2 साल की उम्र से, और अनफॉर्चुनेटली उनको 40 साल की उम्र में एक जहनी बीमारी हुई, मल्टीपल साइक्लोसिस, और उसकी एक ब्रांच है एडम्स। 3 महीने वो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे रही और ना वो बात कर सकती थी, ना सुन सकती थी, ना। उसके बाद उन्होंने रिकवर किया और 1 साल 4 महीने वो जिंदा रही, और बिलो नेक शी वाज डेड। सिर्फ उनके ज़हन, इतना हिस्सा उनकी जिंदगी जिस्म का काम करता था, और अल्लाह ताला ने 1 साल 4 माह बाद उनकी मुश्किल आसान की। मैं अंदाजा कर सकता हूं कि इस मौके पे अगर कोई शख्स आप पे ताने देता है, कोई इल्जाम लगाता है, कोई तंज करता है, तो वो कितना ज्यादा तकलीफ दे होता होगा। पॉलिटिकल माइलेज, सियासी मफाद, ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर खुदा का खौफ करें, हम इस माशरे को कहां पे लेके जा रहे हैं। एक खातून इतनी शदीद बीमार है, और मैं आपको बताऊं नवाज शरीफ साहब का ये, मैंने खुद ये देखा हुआ है, ये अलमिया बिल्कुल दुरुस्त है कि वो चाहते थे कि मैं पहले जाऊं, उन्हें इजाजत नहीं मिली, एक दफा बात कर सकूं। अब जब से वो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं सुबह जाता हूं, आवाज देता हूं, नहीं जवाब आता, शाम को भी यही सूरत है। मैंने सफर किया कि ये लंबा भी हो सकता है वेंटिलेटर के ऊपर जाना। और थैंक्स फॉर शेयरिंग, आपने अपनी प्राइवेट पर्सनल स्टोरी हमारे साथ शेयर की। इसी पे मजीद बात करेंगे। कोर्ट्स के लिए ऑन कंपैशनेट ग्राउंड ये एक जानदार प्ली है। वी विल आस्क आमिर साहब आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग टुनाइट्स फेरिया।
वेलकम बैक। लीगली कितना अदालत के लिए, क्योंकि जो कुलसुम नवाज साहबा की बीमारी है वो एक पब्लिकली बात हुई, उसको एवरीबडी नोज कि क्या हो रहा है, रिपोर्टेड है, अदालत के ऊपर कितना असर होगा उसका? देखिए किस पर्पस के लिए असर होना है। अभी जैसे आज मियां साहब ने अपने बयान में कहा, जो स्टेटमेंट दी वहां लंदन में, ही सेड कि जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं उधर जाके खड़ा हो जाऊं अदालत में और फिर अदालत फैसला सुनाए। अब ये कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि जिसपे अदालत कोई अपना कंपैशनेट उनके लिए यूज करे कि जी उनकी ख्वाहिश है कि वो फैसले वक्त खड़े हो। अब लॉ ये कहता है कि आप फैसला सुना दें, देन द लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स। अगर तो वो क्विट हो जाते हैं आराम से रहेंगे, अगर वो उनके खिलाफ आ जाता है, कन्विक्शन हो जाती है, तो जब भी वो आएंगे वो अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, या उन्हें अरेस्ट किया जाएगा अगर नहीं आते। तो अब यहाँ पे कंपैशनेट होना कि जी उनकी एक ख्वाहिश है कि वो अदालत में खड़े हों और जज साहब वो फिल्मों की तरह ऐसे थोड़ा जलाएं और फैसला सुनाएं, देयर इज नो नीड। हाँ, कंपैशनेट ग्राउंड में होता है कि जब किसी को सजा हो रही होती है, वो शख्स खुद भी बीमार हो, और सबसे ज्यादा फरिया एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोर्ट्स जो सी है ना वो कंपैशन को खाली कहेंगे कि जी ठीक है आप हमें जरा जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं काइंडली वो तमाम हमें कॉपीज दे दें, वहां की किसी डॉक्टर की कोई स्टेटमेंट दे दें ताकि हम उसको पढ़ें। यहाँ पे हमारे यहाँ लॉ में ये होता है कि जब कोई ऐसा मेडिकल का इशू आता है तो वो एक मेडिकल बोर्ड एक मेडिकल बोर्ड बना देते हैं। तो अब ये कानून में इजाजत नहीं है कि ही मस्ट स्टे विद हिज वाइफ, इस चीज की कोई इजाजत नहीं कि ही मस्ट स्टे विद हिज वाइफ, हिज सन, ये इस चीज का नहीं है। दिस इज नॉट अलाउड इन एनी बुक ऑफ लॉ, ये नहीं है। कंपैशनेट ग्राउंड पे होता है कि जी किसी को 10 साल सजा है तो 8 साल कर दो, 6 साल कर दो, खातून है, बूढ़ी है, कम कर दो, ये कोर्ट्स अपनी डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं। लेकिन अगेन मैंने जैसे कहा कि जब मेडिकल के इश्यूज आते हैं तो दे से कि लेट्स फॉर्मुलेट अ मेडिकल बोर्ड, और उसको वो भेज देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स को आप देखिए, अगर तो आप इससे एग्री करते हैं तो फिर भी क्या होगा, अब वो स्टेज गुजर गई है। स्टेज है सिर्फ अनाउंस करना है, आप आए ना आए भले से कोर्ट अपना काम करके चली जाएगी, 5 मिनट आएगी, फैसला अनाउंस करेगी। और आपने क्योंकि केस को फॉलो किया है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्या फैसला आना चाह रहा है? देखिए फैसला तो जज साहब देंगे, I cannot say anything about this, लेकिन what I have seen in such like cases, जब मैं खुद बहुत अरसा प्रोसिक्यूशन भी करता रहा हूँ, यही नैब के केसेस करता रहा हूँ, तो what happens कि ये जो एसेट्स की केसेस हैं इसमें सिंपल केस था। जज साहब के लिए बड़ी अब आसानी हो गई है। अब आसानी ये हो गई है कि जज जब फैसला देते हैं तो जज किस चीज पे फैसला देते हैं, किस बुनियाद पे फैसला देते हैं, वो देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ये है और डिफेंस का एविडेंस ये है, वो दोनों का मुआवजा करते हैं और उसमें से देखते हैं कि ज्यादा प्लॉजिबल और ज्यादा सच्चाई किस तरफ है और उस तरफ वो फैसला देते हैं। अब यहाँ पे डिफेंस का कोई एविडेंस नहीं है, ना कोई उनका विटनेस आया, ना कोई डॉक्यूमेंट आया, इवन उन्होंने खुद भी हल्फ पे स्टेटमेंट नहीं दी, उन्होंने नहीं कहा कि मेरा हल्फ पे बयान ले लें कि मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे सिर्फ कोर्ट ने देखना है कि जी प्रोसिक्यूशन जो केस लेके आई है क्या उससे ये, क्योंकि एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम है कि यानी आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे और आपके बच्चों के जो एसेट्स हैं ये आपकी आमदन से बढ़ के थे। इसके लिए बड़ी सिंपल सी चीज उन्होंने सबसे पहले देखनी है कि क्या ये इनके बच्चों के नाम पे है या नहीं। उसके लिए कोर्ट ने ऑलरेडी एविडेंस देख लिया है और वो मान भी चुके हैं, ये अब डिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं रहा कि बच्चों की नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने देखना है कि 93-95 में क्या बच्चे इस पोजीशन में थे कि वो कमा सकते थे। अब ये बातें इन्होंने कही कि ये बच्चे को दादा ने दिया था, लेकिन ये बातों का एविडेंस नहीं लिया है। काश ये ले आते कि जी हमारा ये फैमिली सेटलमेंट हुई थी, ये हमारे चचा बैठे थे, ये बैठे थे, नहीं होंगे आपको ये लग रहा है? हाँ, तो मुझे लग रहा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इनको इक्विटल मिले। राइट, सो वैसे सियासी तौर पर अब लेट्स से आइदर वे अगर तो बरी हो जाते हैं तो क्या असर होगा, फिर तो कैंपेन उनकी 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन अगर जेल चले जाते हैं, क्योंकि सियासी लीडर्स को या जेल सुना दी जाती है या सजा सुना दी जाती है, तो क्या असर होगा PMLN की कैंपेन पर? देखिए जो लग रहा है, और ख़ुद नून लीग के कैंप में भी इसी बात को ज़्यादा तक़वियत दी जा रही है कि हाईली लाइकली साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को सज़ा सुनाई दी जाएगी और उसके बाद के सिनेरियो के जो है वो सारे चीज़ें जो है वो अपनी इकट्ठी कर रहे हैं। इसी वजह से आप देखेंगे शहबाज शरीफ काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। अब दूसरी बात ये कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वापस अपने वालिद के साथ आती हैं, उनको भी क्या सज़ा सुनाई दी जाएगी मैं समझ रहा हूँ कि उसके भी कभी इम्कानात हैं। अगर वो लंदन में होती हैं
और फिर सज़ा सुनाई दी जाती है, तो इसका मतलब है कि दोनों जो बाप बेटी हैं वो वहाँ से अपनी सियासी मुहिम जो है वो जारी रखेंगे जब तक यहाँ पे नहीं आ जाते, क्योंकि जब वो सियासी मुहिम जारी रखेंगे इसका मतलब ये है कि वो अपने बयानिए को मज़ीद सख्तगीर बनाएंगे। जो इस वक्त तक वो बात कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके ख़िलाफ़ जो है वो अदलिया है, उनके जो साथी हैं उनकी वफादारियाँ बाकायदा बज़रिए ताकत जो है वो तब्दील की जा रही हैं। तो ये सारे बयानियाँ जब इकट्ठा करेंगे तो इसका मतलब है जो यहाँ पर उनकी नून लीग की क़यादत है, जिसकी सरबराही उनके भाई शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब के पास कोई सूरत नहीं रह जाएगी कि वो उस बयानिए के अलावा कहाँ पे जाएंगे। अगर वो अपनी गवर्नेंस को लेके आगे जाते हैं, अपनी डिलीवरी को आगे बयानिए को आगे लेके जाते हैं, डेवलपमेंट के बयानिए को आगे लेके जाते हैं, तो फिर जब तकसीम इतनी बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कैंपेन में कहीं ना कहीं आपको बयानिए के हिसाब से ही दो धड़े नज़र आएंगे। जब एक नारा नहीं होगा, नारे अगर दो होंगे तो जब भी मसला है। फिर जब ये आएंगे और अगर जेल जाएंगे तो उससे जो इनका हार्डकोर वर्कर है वो तो बिल्कुल मोटिवेट होगा और इनके बयानिया जो है वही बयानिया लेके आगे चलना होगा। मैं समझ रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि बिलवास्ता तौर पर जो इनडायरेक्ट मैसेजेस दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट को, वो भी यही दे रहे हैं कि अगर वाले जो नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा, अगर इनका बयानिए को मैं लेके नहीं चलूँगा, लेकिन इलेक्शन के बाद ये मेरे लिए मुमकिन होगा कि जब मैं कौमी हुकूमत बनाऊंगा, सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटरनल और एक्सटर्नल जो अफेयर्स हैं उसके अंदर जो है उनसे मशावरत होगी, जो अब तक नहीं हुई। जाहिर बात है अली जहांगीर सिद्दीकी को जो है बगैर मशावरत के इन्होंने अमरीका में सफीर नामजद किया, तो ये बिल्कुल होगी। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब is desperate to send those messages to the establishment और साथ में वैसे shouldn't he be? नहीं, बिल्कुल करें लेकिन वो ये हर तरीके से रोका गया है। फरिया, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि देखें जो इलेक्शन में मैनेजमेंट हो रही है, जो वफादारियाँ तब्दील हो रही है, वो एक अलग बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि नून लीग के अंदर जब अलग इख्तलाफ होगा तो फिर वो इलेक्शन कैंपेन को आगे लेके कैसे चलेंगे। तो वो मसला शहबाज शरीफ साहब, अमार मसूद साहब यहाँ क्योंकि वक्त को खत्म हो रहा है, सो ये अहम थॉट है क्योंकि कल शहबाज शरीफ साहब ने जर्नलिस्ट को बुलाया भी है। क्या उनकी स्टेटमेंट से पता चलेगा जो आज 2 घंटे नैब के अंदर हाजिरी दे के गए हैं, आज नैब के अंदर हाजिरी दी है, साफ पानी उसके अंदर दी है। मेरे ख्याल में वक्ती तौर पे ये बयानिया मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इस हकीकत को भी जानता हूँ कि जनरल मुशर्रफ के दौर में शहबाज शरीफ को बुलाकर उन्हें वजारत उस्मा ऑफर की गई थी, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि अगर मैं 5 साल के लिए वजीर आज़म तो बन जाऊँगा, मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी। उन्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा है कि गवर्नेंस का शहबाज शरीफ का वोट नहीं है, असल वोट 20 साल में बहुत तब्दीलियां हो गई हैं फरिया, 20 साल में बहुत तब्दीलियां हो गई हैं। मैंने उस वक्त देखा शहबाज शरीफ साहब को जब पहली दफ़ा वो अदालत के अंदर पेश हुए अपने भाई नवाज शरीफ साहब के साथ मुशर्रफ के दौर में, और उनकी आंखें सूजी हुई थी, उनकी शेप बड़ी हुई थी, यहीं पे कराची के अंदर कुछ 100 गज जहाँ पे मैं बैठा हूँ आपके। लेकिन अब वो मामला नहीं है, जिस तरह ना वो डेमोक्रेट हैं जिस तरह अमार मसूद साहब कह रहे हैं, और ख़ुद भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं हमारे दोस्त जो हैं अमार मसूद।